हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। सेटल्ड। चलिए शुरू करें। अभी तक अपन ने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन देखे, डिसोल्यूशन क्या होता है वो देखा। अब मोड्स या टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। बंद करो पार्टनरशिप बंद करो, कैसे करो। सबको विजिबल है चार्ट। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए बच्चों, डिसोल्यूशन है ना, अपन बोल सकते हैं दो मेन मोड्स या दो मेन टाइप्स होते हैं। एक विदाउट एनी इंटरफियरेंस और कंपल्शन बाय कोर्ट, या फिर उसे हम बोल सकते हैं वॉलेंट्री, ठीक है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और दूसरा विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट आके आपको बोलेगा कंपल्सरी कि बंद करो पार्टनरशिप बंद करो। इसके भी सब टाइप्स है। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या वॉलेंट्री में कितने टाइप्स है? 4। कौन से? बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तीसरा ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और चौथा बाय नोटिस। सिमिलरली जब कोर्ट आके बोलता है या बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट डिसोल्यूशन करना कंपलसरी होता है, तो उसके भी काफी सारे टाइप्स है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इंसैनिटी, मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस लॉस एंड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, ठीक है। चलिए पहला, modes of dissolution of a firm. The dissolution of partnership firm may be in any of the following ways. पहला वाला dissolution without the order of court or voluntary dissolution. Dissolution by agreement. इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स ने आपस में अग्री किया कि भाई ठीक है, हमको अब से बिजनेस करना नहीं है, बंद करो, खत्म करो। Section 40 gives the right to the partners to dissolve the partnership by agreement with the consent of all the partners or in accordance with a contract between the partners. कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर ऐसा लिखा था कि अपन ये टाइम पे बंद करेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोला गया है कि आपने इस टाइम पर ऐसा बंद करना चाहिए, या फिर पार्टनर्स को ऐसा बोल के बंद करना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या फिर अग्री करके सबने साथ में, ऑल पार्टनर्स ने अग्री करके पार्टनरशिप बंद कर दी। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ प्रोविजन, कुछ क्लॉज डाला होगा रिगार्डिंग डिसोल्यूशन कि भाई सब लोग अग्री करेंगे, सब मानेंगे, उसके हिसाब से वी विल क्लोज द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ अवर म्यूचुअल अग्रीमेंट, ठीक है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? कंपल्सरी मतलब कोर्ट के ऑर्डर से कंपल्सरी नहीं, राइट? दिस इज डिफरेंट। फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑल ऑफ द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। अब देखिए, अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो पार्टनर्स ही नहीं, बिजनेस ही नहीं, कंपल्सरीली बाय डिफॉल्ट वो डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। दूसरा केस, अगर समझिए 4 पार्टनर्स है एंड 3 इंसॉल्वेंट हो गए, तो फिर अकेला कैसे करेगा? अकेला क्या खुद के साथ थोड़ी पार्टनरशिप करेगा, है ना? तो बाय डिफॉल्ट वो भी अपने आप लॉजिकली इट नीड्स टू बी डिसॉल्व। देखिए लॉ है ना, एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल पे आप मैक्सिमम जगह देखोगे ना, तो थोड़ा इंट्यूटिव या लॉजिकल है, ठीक है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, क्यों होगा, समझ में आ जाएगा। बस जरूरत है थोड़ी सी अपने को इंटरप्रिटेशन की, थोड़ी सी समझने की, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन और फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इन पार्टनरशिप। मैं कोई बिजनेस करता था, गवर्नमेंट ने आके बोला कि आज से बैन, मेरा मतलब ऐसा था कि ऑनलाइन गेम्स का फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस था। थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट आके अभी बोली कि ये सब जुआ है, धंधा है, बंद करो।
तो बिजनेस ही मेरा इलीगल हो गया, बिजनेस ही खत्म हो गया। एलिमेंट्स याद है पार्टनरशिप के? एक क्या था उसमें जरूरी एलिमेंट? बिजनेस, राइट। अब जब बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनरशिप रह सकती है? कनेक्ट कर पा रहे हो? राइट। अच्छा, अगर एक बात बताओ, समझ लो एक नहीं दो बिजनेस थे, ठीक है? एक बिजनेस था मेरा, समझ लो इसका, और एक बिजनेस था एक ये गेम का बिजनेस था, और एक बिजनेस था थोड़ा ट्रेडिशनल, मतलब मे बी तेल बेचते थे अपन, तेल बेचते थे। तो उस केस में क्या हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा क्या? एक बिजनेस अगर इलीगल हो गया तो नहीं, हमको डिसॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक भले ही इलीगल हो गया पर उससे दूसरे बिजनेस की लीगैलिटी या स्टेटस अफेक्ट नहीं होता। वो बिजनेस अभी भी मेरा है, लीगल है, तो आई कैन कंडक्ट और आई कैन अंडरटेक दैट एडवेंचर और अंडरटेकिंग अंडर द नेम ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है? उसको डिसॉल्व करने की जरूरत पार्टनरशिप को उस केस में नहीं रहेगी। However, when more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventures and undertakings. ठीक है? एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। A firm is carrying on the business of trading a particular chemical and a law is passed which bans on the trading of such a particular chemical. The business of the firm becomes unlawful and so the firm will have to be compulsorily dissolved. अगर एक ही बिजनेस था केमिकल का मेरा एंड वो केमिकल इलीगल कर दिया गवर्नमेंट ने, अगर बैन कर दिया ट्रेडिंग, तो बिजनेस खत्म, पार्टनरशिप बंद करो, बंद करो, पार्टनरशिप बंद करो। ठीक है। Dissolution on the happening of certain contingencies subject to contract, क्या लिखा हुआ है? Subject to contract between the partners a firm can be dissolved, can be dissolved। देखिए बच्चों, लॉ में है ना, छोटी छोटे वर्ड्स का, छोटी छोटी चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। कैन, मस्ट, शॉल, सब्जेक्ट टू, हम मतलब लिखते लिखते कभी कभी कहीं भी कुछ भी यूज कर लेते, बट एक वर्ड गलत जगह पे पूरा लॉ का ही मतलब चेंज कर देता। ठीक है? तो पढ़ते टाइम पे, इंटरप्रेट करते टाइम पे, समझते टाइम पे बहुत जरूरी है कि हम वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझे और पढ़े। ठीक है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिंजेंसीज। इन चार केसेस में सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट अपन डिसॉल्व कर सकते। कब कब? वेयर द फर्म इज कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। पार्टनरशिप अपन ने ये क्लॉज में बनाई थी कि बस 1.5 साल तक बिजनेस करेंगे, उसके बाद में बंद कर देंगे। 1.5 साल या डेट एक डिसाइड की थी, उस डेट को ऑटोमेटिक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। Where the firm is constituted to carry out one or more adventures or undertaking, then by completion thereof। हमने कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप किया था, बस एक बिल्डिंग बनाएंगे साथ में फिर तोड़ देंगे, मतलब बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग नहीं तोड़ेंगे, पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। हाँ, तो अगर मतलब ऐसा कोई एडवेंचर है, अपन ने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेसिफिक किया, कोई ब्रिज बनाने के लिए किया, या कुछ और भी कोई भी एडवेंचर हो सकता है कि इस स्पेसिफिक वेंचर के लिए या सिर्फ इतना स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो एक्टिविटी खत्म होते ही हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है? बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी बेचारे पार्टनर की मृत्यु हो जाने पर, राइट? अब देखिए, इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था। हो सकता है कि उन्होंने, समझिए फॉर एग्जांपल अगर 4 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, ठीक है, अब उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रखा हुआ है कि भाई अगर किसी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो भी वी कैन रिकंस्टिट्यूट एंड नीड नॉट बी डिसॉल्व्ड, वी विल म्यूचुअली अग्री एंड देन वी कैन कंटिन्यू। तो
फिर वो होगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, अग्रीमेंट के हिसाब से। इसीलिए शुरुआत में लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, पैसे नहीं है अगर किसी के पास, तो भी उस केस में, एक भी पार्टनर अगर ऐसा होता है तो उस केस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है तो इन दैट केस द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है रे? एनीवन? यस, ओके, सही डायरेक्शन में। देखिए सिंपल अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनरशिप डीड बनाते हुए ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाला था कि भाई हम टर्मिनेट कब करेंगे या कैसे करेंगे, टर्मिनेशन का कोई क्लॉज नहीं डाला, सब कुछ हमारे मन पे है, हमारी मर्जी पे है। मेरे मन को भाया, मैंने तब तक बिजनेस चलाया, बरोबर। जब तक एग्रीमेंट है, जब तक इच्छा है, तब तक अपन चलाएंगे, तब तक उसके बाद में अपन बंद कर देंगे। कोई टर्मिनेशन का क्लॉज नहीं है, सब कुछ हमारी मन मर्जी पे है, एट विल, ठीक है। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। अगर कोई इसमें ऐसा टर्मिनेशन का क्लॉज या ऐसा कुछ, पार्टनरशिप एट विल है बेसिकली, तो कोई भी एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देके इन राइटिंग नोटिस देके दे कैन प्रोसीड फॉर डिसोल्यूशन। कब से डिसॉल्व होगी बट इस केस में? अगर इन केस डेट इज मेंशन्ड इन द नोटिस, अगर वो नोटिस देते टाइम पे एक पार्टनर ने उसमें डेट मेंशन की है, the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution। मैंने बोला कि आने वाली अगले महीने की 15 तारीख से डिसॉल्व, ठीक है, अगर नोटिस में, तो इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दैट डेट। और इन केस नो डेट इज सो मेंशन्ड एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। जिस दिन वो बाकी पार्टनर्स को कम्युनिकेट हो गई, उस दिन से पार्टनरशिप बंद, डिसॉल्व, ठीक है। कौन से थे अपने चार? कौन सा वाला पढ़ा अपन ने? कंपलसरी, वॉलेंट्री, आई मीन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट या फिर विद कोर्ट? हाँ, सब जगह है ना। हाँ, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, dissolution on the happening of certain contingencies, and dissolution by notice of partnership at will, ठीक है। दूसरा केस इसमें डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट आके आपको बोलेगा भैया ये सब बरोबर नहीं हो रहा है हमारे हिसाब से, बंद करो पार्टनरशिप बंद करो। कोर्ट में एट द सूट ऑफ द पार्टनर डिसॉल्व अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। देखिए कोर्ट भी खुद से आके तो नहीं करेगा डायरेक्ट, बरोबर। कोर्ट फ्री थोड़ी बैठा है सबके लिए, बस जाके बोलेगा अरे ढूंढो पार्टनरशिप, अच्छा तेरी नहीं क्या, बंद, ऐसा नहीं रहता। ऑब्वियसली कोई पार्टनर अगर सू करेगा उनमें से पूरी फर्म को या अदर पार्टनर्स को, तो इन दैट केस कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस एंड कैन प्रोसीड फॉर डिसोल्यूशन और ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन। कौन से केसेस है? पहला, इंसैनिटी या अनसाउंड माइंड। कोई पार्टनर पागल हो गया, कुछ भी हरकतें कर रहा, हमारा घी का बिजनेस है, सबसे तेल के कॉन्ट्रैक्ट बेचने को करके आ रहा, हाँ, इन दैट केस ऐसी कोई भी, मतलब ही इज नॉट बेसिकली केपेबल टू कंडक्ट द बिजनेस, ही हैज नाउ बिकम ऑफ इनसेन माइंड बेसिकली और अनसाउंड माइंड। वेयर अ पार्टनर नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर। क्यों नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर? क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर वैसे भी इतना एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड
the court may dissolve the firm on a suit of the other partners or by the next friend of the insane partner. कोई और पार्टनर या फिर नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ इंसेन पार्टनर. ये नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है? बाजू में बैठे हुआ नहीं. देखिए इसको सिंपल आप जैसे शब्दों में समझे तो जैसे कि उसकी जगह पे उसको रिप्रेजेंट करने वाला, बेसिकली इतना आप बेसिकली समझ लीजिए कि इंसेन अनसाउंड माइंड या इंसैनिटी जिस पार्टनर को हो गई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा समझ लीजिए आप बेसिकली. ठीक है. अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक कोर्ट अपॉइंट करता है एंड अदर, बट नेक्स्ट फ्रेंड इज बेसिकली जो कि उस पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है लीगली. ठीक है. टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. बस ऐसे ही 2-4 दिन के लिए तबियत खराब हो गई, बाकी पार्टनर्स बोले अरे इसकी तबियत खराब हो गई, पार्टनरशिप बंद करो, ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो इनसेन या अनसाउंड माइंड हो गया तो उस केस में बाकी पार्टनर्स या फिर जो पार्टनर हु हैज टर्न्ड इनसेन उसका नेक्स्ट फ्रेंड कैन हिमसेल्फ अप्रोच द कोर्ट एंड जाके बोलिए कि भाई अब पार्टनर कैनॉट कंडक्ट द बिजनेस एंड नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड. Example, A, B and C are partners in firm. A has severe infection and got typhoid. Due to this, he was not able to conduct business for few weeks. This kind of illness cannot be treated as the ground for dissolution. बुखार हो गई, सर्दी खांसी, टाइफॉइड हो गया. This is not insanity or unsound mind. जो ऐसा क्लेम कर रहा होगा वो फिर इंसेन या अनसाउंड माइंड होगा. ओके, जस्ट जोकिंग. चलिए, परमानेंट इनकैपेसिटी. When a partner other than the partner suing has become in any way permanently incapable of performing his duties as a partner, then the court may dissolve such firm. Such permanent incapacity may result from physical disability or illness, etc. जरूरी नहीं कि मतलब कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी या ऐसे ही कुछ इलनेस या और भी किसी इसमें अगर वो परमानेंटली उसकी मतलब इनकैपेसिटी हो गई है टू कंडक्ट द बिजनेस, तो फिर इन दैट केस द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड. ठीक है. मिसकंडक्ट. व्हाई नॉट मिस्टर कंडक्ट? कौन बोला है? वेयर अ पार्टनर other than the partner suing is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of business, the court may order for dissolution by giving regard to the nature of business. It is not necessary that misconduct must relate to the conduct of business. Important point is the adverse effect of misconduct on the business. कोई पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया, ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि उसका आचरण व्यवहार, समझते हो हिंदी? हाँ, कोई मिसकंडक्ट कुछ उसने ऐसा किया जो कि डायरेक्टली शायद बिजनेस से रिलेटेड ना भी हो पर उसका इफेक्ट बिजनेस पे हो रहा है. वो पकड़ा गया है किसी बेटिंग फ्रॉड में या कोई और बड़े फ्रॉड में जिससे कि पूरे पार्टनरशिप की इमेज ही खराब हो गई. Misconduct, or he has been convicted in any terrorist activities, right? बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है कि उसने फेयर प्रैक्टिसेस नहीं की बिजनेस के रिलेटेड. ठीक है. सॉरी, हाँ, राइट. बिजनेस से रिलेटेड फेयर प्रैक्टिस अगर मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है तो है ही, और बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी है मिसकंडक्ट बट इट अफेक्ट्स द बिजनेस, तो उस केस में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ेगी ऑन द सूट ऑफ अदर पार्टनर. ठीक है. समझा है सबको? यस. हाँ, दो केसेस, राइट. दो केसेस देखिए, दो केसेस समझिए. एक तो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस मिसकंडक्ट है,
अगर समझ लिए कोई सीए लोगों की पार्टनरशिप है, कोई ने एक ऐसा काम कर दिया जो कि फेयर प्रैक्टिस नहीं है, कोई ऑडिट मतलब फ्रॉडुलेंटली साइन कर दिया बिना चेकिंग के या कुछ ऐसा, ठीक है, अभी अपन उसमें प्रोफेशनल एथिक्स और उसमें सब में नहीं जाते हैं, बट ऐसा कुछ कर दिया जो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, तो इस केस में ऑब्वियसली इट वुड बी अ मिसकंडक्ट। या फिर कोई ऐसा काम, ऐसा कोई डीड परफॉर्म कर दिया जिससे कि बिजनेस अफेक्ट हो रहा है पर्सनल कैपेसिटी में कैसे भी, ठीक है, तो इन दैट केस मिसकंडक्ट के ग्राउंड पे बाकी पार्टनर्स कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, क्या है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट? वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग willfully or persistently commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the firm or conduct of its business, or otherwise so conduct himself in a matter relating to the business that is not reasonably practicable for other partners to carry on the business in partnership with him, then the court may dissolve the firm at the instance of any of the partners। हाँ, बहुत बड़ा ये था सेंटेंस। हाँ, देखिए कहीं भी है ना लॉ में आपको बहुत सारी जगह पे ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आप बेयर, ये भी ऑलमोस्ट मतलब वैसे ही है, बट एकदम बेयर एक्ट अगर आप देखोगे ना, उसमें ऐसे लंबे लंबे लीगल लैंग्वेज में सेंटेंसेस मिलते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते ही आधा शुरुआत का सेंटेंस भूल जाता है इंसान। क्या करने का? टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने का, एक सेंटेंस या फिर 2 लाइन पढ़ने का, उसका मतलब समझने का, फिर आगे का पढ़ने का। जैसे यहां पे फॉर एग्जाम्पल, where a partner other than the partner suing willfully or persistently commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business। जब कोई पार्टनर जो मतलब सूट फाइल कर रहा है, उसके अलावा जो पार्टनर है इन क्वेश्चन, वो कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली या फिर विलफुली ब्रीच करता है अग्रीमेंट, ठीक है, या फिर जो मैनेजमेंट है पार्टनरशिप का या पार्टनरशिप के अफेयर्स है, वो इस तरीके से कंडक्ट करता है कि वो मतलब इट बिकम्स रीजनेबली इम्प्रैक्टिकेबल फॉर अदर पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है। अगर वो पार्टनर बिजनेस कुछ इस तरीके से करता है या कुछ ऐसी डीड्स करता है, वो अफेयर्स बरोबर मैनेज नहीं कर रहा है कंटिन्यूअसली, इन दैट केस अग्रीमेंट, राइट, करेक्ट, सॉरी, हेलो, या बेटर, हाँ, तो ऐसे कुछ चीजें करता है जिसके कारण बाकी पार्टनर्स बिजनेस अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो अग्रीमेंट है, अफेयर्स है, वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर रहा है कोई पार्टनर, तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर डिसोल्यूशन। अब ऐसे क्या केसेस हो सकते हैं? मे बी इफ ही इज इन चार्ज ऑफ अकाउंट्स, तो अकाउंट्स बरोबर मैनेज नहीं कर रहा है, चोरियां कर रहा बीच बीच में से, चोट्टे बने कर रहा, या फिर एरनियस अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट कर रहा है, राइट, या फिर और क्या हो सकता है? कुछ ऐसा मतलब हमने कुछ डिसाइड किया था कि हम इसी लिमिट तक फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, या इसके ऊपर अगर है तो फिर सबका अप्रूवल लगेगा। एक लिमिट समझ लो, फॉर एग्जाम्पल हमने किया था कि 1 करोड़ तक की लिमिट है, उसके ऊपर 1 करोड़ तक की लिमिट के लिए कोई भी एक पार्टनर डील कर सकता है, उसके ऊपर देयर नीड टू बी मोर देन 1 पार्टनर। अब ये बंदा जाके खुद ही हर एक कॉन्ट्रैक्ट करके आ जा रहा 2-3 करोड़ के, 2-3 करोड़ के, विदाउट नॉलेज ऑफ अदर पार्टनर्स, अकाउंटिंग बरोबर नहीं कर रहा देखा अपन ने, या ऐसी कोई भी फॉर एग्जाम्पल चीजें करता है जिसके कारण बाकी पार्टनर्स के लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाता है टू कंडक्ट द बिजनेस फेयरली या प्रॉपरली, ठीक है। बेसिकली वो परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट कर रहा है, जो अग्रीमेंट में हमारे पॉइंट्स है, जो एक हमारा म्यूचुअल अग्रीमेंट है, उसको ब्रीच कर रहा है। अब इसकी कैटेगरीज फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: एम्बेजलमेंट, कीपिंग एरनियस अकाउंट्स, होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, एक्सेट्रा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा मतलब एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है ये, जस्ट 4 एग्जाम्पल दिए हुए कि these might come into category of persistent breach of agreement, ठीक है।
Example, if one of the partners keeps erroneous accounts and omits to enter receipts, or if there is continued quarrels between the partners, or there is such a state of things that destroys the mutual confidence of partners, the court may order for dissolution of the firm. ठीक है, ऑब्वियसली अग्रीमेंट के अगेंस्ट अगर काम करेंगे तो झगड़े होंगे सब में, और देयर विल बी नो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस लेफ्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं रहेगा, एंड पार्टनरशिप का पर्पस डिफीट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप नीड्स टू बी डिसॉल्व. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. Where a partner other than the partner suing has transferred the whole of his interest in the firm to a third party, or has allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of land revenue due by the partner, the court may dissolve the firm at the instance of any other partner. देखिए दो केसेस. एक, अगर 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी, डी ने ऐसा किया कि अपना इंटरेस्ट या अपना शेयर बेसिकली किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, बाकी पार्टनर्स नहीं पसंद, नहीं भाई हम उसके साथ में नहीं कर सकते, ऐसा हमारा 4 जनों का था, वी वोंट कंडक्ट एनी बिजनेस, एनी पार्टनरशिप. इन दैट केस द पार्टनर्स कैन अप्रोच द कोर्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन. या फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, his or has allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of land revenue due by the partner. देखिए लैंड रेवेन्यू होता है ना, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, इसका कैसा होता है कि अगर मतलब आपने पे नहीं किया है, और पार्टनर से फॉर एग्जांपल एबीसीडी है, डी ने अपना टैक्स, वो प्रॉपर्टी टैक्स लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट के पास में पावर है कि इट कैन अटैच द प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट एंड उसका जो भी शेयर है इन द पार्टनरशिप ऑल्सो टू रिकवर द एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट. ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, समझिए फॉर एग्जांपल सबका 25% शेयर था, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम आपकी डी की प्रॉपर्टी और डी का शेयर अटैच कर रहे हैं. ठीक है, इन दैट केस अदर पार्टनर्स कैन अप्रोच द कोर्ट कि भाई नहीं, अब ये उनके गवर्नमेंट के पैसे नहीं दे रहा, हम लोगों को क्या देगा, है ना. इन दैट केस ऐसा कोई भी बेसिकली केस होता है तो अदर पार्टनर्स कैन अप्रोच द कोर्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर डिसोल्यूशन. कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस, लॉसेस ही लॉसेस हो रहे, भर भर के प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली कैसे सर्वाइव करेगा बिजनेस, नहीं कर सकता. वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो. हमको दिख रहा अभी तक तो लॉस हो रहा है और फ्यूचर में भी कोई सुधरते हुए हालात नजर नहीं आ रहे, तो बंद करो, बंद करो, बंद कराओ, बंद कराओ, पार्टनरशिप बंद कराओ. या फिर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, where the court considers any other ground to be just and equitable for the dissolution of the firm, it may dissolve a firm. The following are the cases for just and equitable grounds. कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि आपके पार्टनरशिप के बिजनेस से या आपके फर्दर कंटिन्यूएंस से सोसाइटी को तकलीफ हो सकती है, देयर माइट बी सम सोशल डिसइंटरेस्ट और एनीथिंग लाइक दैट, तो इट मे ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स. उसको ऐसा लगता है कि ठीक है सोसाइटी को या तो हो रहा है, या फिर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड से बेसिकली अभी जरूरी है हालात को मद्देनजर रखते हुए कि आप अभी पार्टनरशिप बंद कर दो. ठीक है, क्या हो सकता है, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट. क्या होता है डेडलॉक? हाँ, 2 जने मतलब ऐसा है, 4 जनों की 4 जने हैं पार्टनरशिप में, 2 जने एक टीम में हो गए, 2 जने एक टीम में हो गए, एक ने हाँ बोला तो दूसरे ना ही बोलते दोनों. इस केस में कोई भी डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है, डेडलॉक आ गया है मैनेजमेंट में, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है. Where the partners are not in talking terms between them. मैं बात नहीं कर रहा रे भाई उससे, जाओ, नहीं, हाँ, मैं बात ही नहीं कर रहा उससे, बोले अब
बात नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे कंडक्ट करोगे, राइट? लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम, लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम मतलब क्या? बेसिकली लॉस ऑफ फाउंडेशन, मतलब कोई अब आपका बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं बचा, फाउंडेशन नहीं बचा आपका बिजनेस का, इन दैट केस। या फिर गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये बोला नहीं अपन एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज में सट्टा लगा के अमीर बनेंगे, लगा दिए पार्टनरशिप के सारे पैसे कॉल्स एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर पता है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग? कितने लोगों को पता है? हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग है बेसिकली स्टॉक मार्केट में एज अ गैम्बलिंग, पूरे पैसे लगा दिए कि भाई एक ही इसमें, यू लिव ओनली वंस, योलो, यू ओनली लिव वंस। हाँ, इन दैट केस द कोर्ट कैन ट्रीट इट एज जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, कि भाई अभी ये वक्त आ गया है कि सबके लिए ये अच्छा रहेगा कि आपकी पार्टनरशिप बंद कर दी जाए, ठीक है? नॉट नेसेसरली स्पेसिफिक टू सोसाइटी डैमेज, बट अब आपके खुद के इसमें भी ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं या ऐसा माहौल हो गया है कि अब बिजनेस कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, या फिर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सबके लिए यह सही रहेगा कि बिजनेस बंद कर दिया जाए। इन दैट केस द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, ठीक है? ओके, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, क्या दो टाइप्स कौन से थे? विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर में कितने थे? 4। बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और बाय नोटिस। बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में क्या था? इंसैनिटी, मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, किसी तीसरे को ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट तो, या फिर वो लैंड रेवेन्यू वाला, कंटिन्यूअस लॉसेस, और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। ठीक है यहां तक सब?